भारत में जुडिशरी हमेशा कानून का पालन करते हुए एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और आम नागरिकों को इस बारे में सलाह देती रहती है और गाइडलाइंस देती रहती हैं कि किस तरीके से बिहेव करना चाहिए कानून के अंतर्गत रहकर। लेकिन क्या हो कभी अगर ऐसा हो कि कोई एक हाईकोर्ट का जज ही खुद मिसबिहेव करने लगे, अपने प्रोटोकॉल के अगेंस्ट जाने लगे और एथिकल और मॉरल वैल्यूज पर कानून को तोड़ने लगे। जी हां, इसी तरीके का एक रीसेंट केस हमें देखने को मिला है जहां पर कर्नाटका के एक हाईकोर्ट के जज ने बैंगलोर के किसी एक पर्टिकुलर रीजन के बारे में यह कहा कि वो रीजन ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान में हो। और उसी हाईकोर्ट जज ने कुछ दिन पहले एक फीमेल लॉयर पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी कर दी थी। तो इस तरीके के केसेस जब हमें देखने को मिलते हैं तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट फिर से इंटरफेयर करता है और सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि कर्नाटका के हाई कोर्ट के जजेस का भी और देश के बाकी हाई कोर्ट के जजेस का भी एक प्रोटोकॉल होता है जिसे उन्हें फॉलो करना होगा। और अगर वो प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते हैं तो उन्हें इस बात के लिए गिल्टी माना जाएगा कि उन्होंने किसी भी तरीके का मिसबिहेव या दुर्व्यवहार किया है। और जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत उन जजेस को उनके पद से रिमूव भी किया जा सकता है, हटाया भी जा सकता है। तो आखिर ये कर्नाटका हाईकोर्ट के जज के द्वारा दिया गया क्या कमेंट है और इसके आगे चलकर क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, इन सारी चीजों को आज हम लोग आज के इस वीडियो में डिटेल में और आसान भाषा में समझने और जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो फाइनली यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह कहा है कि कर्नाटका हाईकोर्ट के बेसिकली जो जज है जस्टिस श्रीनानंद, उन्होंने यहां पर बेसिकली बैंगलोर के किसी एक रीजन के लिए कहा कि वो ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है। और एक फीमेल लॉयर या एडवोकेट के लिए भी उन्होंने आपत्तिजनक कुछ टिप्पणियां की हैं। और इसके लिए यहां पर ऑब्जेक्शनेबल जो कमेंट है जब किया गया उस फीमेल लॉयर पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यहां पर एक गाइडलाइन जारी की उस पर्टिकुलर जस्टिस के लिए कि दैट यू हैव टू बेसिकली फॉलो द प्रोटोकॉल्स। अब यहां पर आप यह समझने की कोशिश करिए कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है और कॉन्स्टिट्यूशन में जब ऐसे हम लोग कानून के बारे में पढ़ते हैं कि किसी जज ने अगर किसी भी तरीके का मिसबिहेव किया है तो उसके साथ क्या किया जा सकता है, उन्हें बेसिकली उनके पद से हटाया जा सकता है। यहां पर हमें हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं जहां पर प्रूवन मिसबिहेवियर के तौर पर कोशिश की गई थी जजेस को हटाने की। वैसे आज तक हमारे सामने ऐसा कोई केस आया नहीं है कि किसी एक हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा दिया गया हो उसके पद से। लेकिन सबसे पहला केस हमें जस्टिस वी रामास्वामी का देखने को मिलता है 1993 में। ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जज थे और इनके खिलाफ बेसिकली रिमूवल प्रोसीजर जो है वो चालू हो चुका था। जो कमिटी बनाई गई थी उस कमिटी ने भी इन्हें गिल्टी माना था। और जब लोकसभा राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी से वोटिंग की बात आती है तो वहां पर कांग्रेस जो उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट में थी उन्होंने वॉकआउट कर दिया था, जिस वजह से इनका रिमूवल नहीं हो पाया था। अदरवाइज इनका रिमूवल होना लगभग तय था। इसके अलावा हमें जस्टिस सौमित्र सेन का भी केस देखने को मिलता है। कलकत्ता हाईकोर्ट के थे ये, 2011 के। राज्यसभा में इनके लिए बेसिकली रिमूवल के फेवर में भी वोटिंग कर दी गई थी। बाद में जब ये नहीं हट पाए क्योंकि प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो पाई, वो बात अलग है कि इन्होंने बाद में खुद ही रिजाइन कर दिया था। इसके अलावा जस्टिस जे बी पार्डीवाला गुजरात हाईकोर्ट 2015 केस, जस्टिस सी वी नागार्जुन हाईकोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना 2017 का केस, और सीजीआई जस्टिस दीपक मिश्रा का 2018 का केस भी हमें यहां पर देखने को मिलता है। तो देखिए, हमें सबसे पहले यहां पर यह समझने की जरूरत है कि किसी भी जज को जब उसके पद से हटाया जाता है तो उसकी बेसिकली प्रोसीजर क्या होती है। प्रोसीजर बड़ी सिंपल होती है कि अगर कोई भी जज मिसबिहेव करते हैं या फिर बेसिकली प्रोटोकॉल के अगेंस्ट काम करते हैं तो लोकसभा या राज्यसभा में पहले उनके खिलाफ एक प्रपोजल पास होता है। लोकसभा में यह प्रपोजल टोटल मेंबर्स के में से 100 मेंबर्स के सपोर्ट से आना चाहिए और राज्यसभा में यही प्रपोजल 50 मेंबर्स के सपोर्ट से आना चाहिए, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। अगर यह प्रपोजल पास हो जाता है लोकसभा या राज्यसभा से तो यह प्रपोजल लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन के पास जाता है। अब लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन के पास इस बात की पावर होती है कि वो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो वो रिमूवल वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन अगर उस प्रपोजल को चेयरमैन या स्पीकर के द्वारा अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो इसके बाद उन स्पीकर या चेयरमैन के द्वारा एक 3 मेंबर कमिटी बनाई जाती है। और ये जो बेसिकली आपकी 3 मेंबर कमिटी होती है, इसमें बेसिकली आपको सबसे पहले मेंबर देखने को मिलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ ही अगर ये प्रपोजल आया है
तो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो हमें पहले मेंबर देखने को मिलते हैं। दूसरे मेंबर इसमें होते हैं चीफ जस्टिस किसी भी हाई कोर्ट के, और तीसरे मेंबर होते हैं एक स्पेशल या डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। अब जब ये तीनों मेंबर्स मिलकर कमिटी बनाते हैं तो कमिटी फिर इन्वेस्टिगेशन करती है और रिपोर्ट बनाती है, और रिपोर्ट में दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वो पर्टिकुलर जज गिल्टी पाया जाता है या तो गिल्टी नहीं पाया जाता। अगर गिल्टी नहीं पाया जाता है तो रिमूवल प्रोसेस वहीं की वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अगर गिल्टी पाया जाता है तो इस रिपोर्ट को लोकसभा और राज्यसभा में सबमिट किया जाता है, और इन दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजोरिटी से वोटिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। दोनों में अगर यहां पर स्पेशल मेजोरिटी से ये प्रपोजल पास हो जाता है तो फिर प्रेसिडेंट इस प्रपोजल पर सिग्नेचर कर देते हैं, और उस जज को तुरंत के तुरंत यहां पर बेसिकली रिमूव्ड मान लिया जाता है। और ये जो सारी की सारी बेसिकली हम लोग प्रोसेस देखते हैं, ये हमें जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत देखने को मिलती है। लेकिन रिमूवल ही इकलौता इसका रास्ता नहीं है, इसका अल्टरनेटिव भी हमें कई बार देखने को मिलता है। अल्टरनेटिव के नाम पर हम लोग बेसिकली ये देखते हैं कि जुडिशियल इंटरवेंशन जो है यहां पर किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हाल ही में हमें एक और केस यहां पर देखने को मिला है 2017 में। यहां पर बेसिकली हुआ ये कि एक आपके हाईकोर्ट के जज थे, कैलकाटा हाईकोर्ट के जज CS कानन, उनको बेसिकली गिल्टी पाया गया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, यानी उन्होंने बेसिकली अपने प्रोटोकॉल के अगेंस्ट जाकर काम किया था। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट की जो एक जजेस बेंच थी, 5 जजेस बेंच, उन्होंने बेसिकली इस पर्टिकुलर जज को 6 महीने की प्रिजन यानी कि 6 महीने की जेल की जो सजा है वो यहां पर सुनाई थी, ताकि वो अपने प्रोटोकॉल को यहां पर क्या कर सकें, पूरी तरीके से फॉलो कर सकें। लेकिन इसके अलावा हमको यहां पर एक ट्रांसफर पॉलिसी भी देखने को मिलती है। ट्रांसफर पॉलिसी किस तरीके से की जाती है हाईकोर्ट के जजेस की? सिनेरियो यहां पर यह है कि अगर कोई हाईकोर्ट का जज है और अगर उसका ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह किया जाना है, तो या तो एक वो पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर किया जा सकता है, या फिर अगर बेसिकली उसे एक तरीके की सजा सुनानी है तो उस पर भी किया जा सकता है, जैसा कि हम लोग यहां पर अभी एक केस देखने वाले हैं। जब भी किसी एक हाईकोर्ट के जज का ट्रांसफर किया जाता है तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। और थर्ड जज केस 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने ही यह कहा था कि जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी एक हाईकोर्ट के जज का ट्रांसफर एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट करेंगे तो उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर बाइंडिंग होगी, लेकिन इससे पहले कि CJI प्रेसिडेंट को एडवाइस करे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस से भी एडवाइस लेते हैं और हाईकोर्ट के 2 चीफ जस्टिस से भी एडवाइस लेते हैं। एक हाईकोर्ट जहां से ट्रांसफर किया जा रहा है जज का, और दूसरे हाईकोर्ट जहां पर ट्रांसफर किया जा रहा है जज का, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के 4 और जजेस और हाईकोर्ट के 2 और चीफ जस्टिस, कुल मिलाकर बेसिकली यहां पर हमें इस तरह से ट्रांसफर के केसेस देखने को मिलते हैं। 2010 में PD दिनाकरण के साथ यह किया गया था, जब कर्नाटका हाईकोर्ट से बेसिकली उनका ट्रांसफर जो है वो सिक्किम हाईकोर्ट में कर दिया गया था, क्योंकि उन पे बहुत सारे एलिगेशन लगे थे कि उन्होंने बेसिकली जमीनों का अधिग्रहण किया है, जमीनों पर कब्जा कर लिया है। अब इसी सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल से रिलेटेड आपके सामने यहां पर एक PYQ है, आपको यहां पर सही जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। सवाल यह है that which of the following statements regarding the impeachment of the judges in India is or are correct? जजेस के रिमूवल से रिलेटेड कौन से यहां पर स्टेटमेंट सही है? नंबर 1, a judge can be impeached for proven misbehavior or incapacity. Number 2, the process of impeachment can be initiated in either the Lok Sabha or the Rajya Sabha. Number 3, a simple majority is sufficient for the impeachment motion to pass in both the houses of parliament. And number 4, the president of India plays a role in the impeachment process by notifying the removal of the judge. तो यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरीके के अगर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आसान में और डिटेल भाषा में समझने हैं, तो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून्ड विद चहल एकेडमी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।